नमस्कार साथियों। हम लोग अपने जो सीरीज चला रहे हैं उसमें पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं और साथ में हमारा डिस्कशन ज्योग्राफी का चल रहा है और आपको डॉक्टर मुकेश द्वारा साइंस और करंट अफेयर्स की सीरीज भी साथ में चलाई जा रही है जो हमारे पेपर के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और साथ में मैंने आपको बताया था, जब मैं आपकी ओवरव्यू क्लास ले रहा था तब मैंने आपको बताया था कि हमारे जो सिलेबस है सबसे इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री और ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस एंड इकोलॉजी। ठीक है। ये मैंने आपको ओवरव्यू क्लास में बताया था कि हमें कैसे तैयारी करनी है और किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस रखना है। तो उसी क्रम में आज हिस्ट्री की सीरीज़ हम चालू करेंगे। हिस्ट्री में सबसे पहले हम मॉडर्न पे चालू करेंगे क्योंकि मॉडर्न से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं और फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे मिडिवल और एंशियंट को। एंशियंट में भी कुछ पोर्शंस देखेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि उधर से ही सवाल आएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा थोड़ा हिस्ट्री में पैटर्न ये रहेगा कि हम हिस्ट्री में क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस के अनुसार थ्योरी को समझेंगे क्योंकि हमारे पास अभी इतना समय नहीं है कि हम थ्योरी को साथ में डिस्कस करते चले। तो हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस के साथ हम थ्योरी को समझते चलेंगे और देखेंगे कि हमारे आंसर में हमसे आयोग क्या पूछना चाहता है, हमसे क्या वो आशा रखता है कि हमको क्या आना चाहिए। और क्वेश्चन से हम तैयारी करेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपने एनसीईआरटी से पढ़ा होगा तो आप लिंक भी कर पाएंगे उस चीज़ को, और जो चीज़ इसमें समझाने वाली होगी वहाँ मैं आपको समय समय पर समझाता रहूँगा। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो पहला आपको मैं यहाँ बता दूँ कि हम लोग जो सबसे पहला हमारा मॉडर्न इंडिया का पार्ट चालू होता है उसमें सबसे पहले यूरोपीय जब भारत में आ रहे हैं तो भारत में क्या स्थिति है और यूरोपीय आते हैं तो कैसे वो अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं, फिर धीरे धीरे कैसे भारत पे, पूरे भारत पे अपना वो कब्जा स्थापित कर लेते हैं। तो ये आपको क्रम आपने पहले भी पढ़ा होगा। सबसे पहले पुर्तगालीज आए थे, फिर उसके बाद आपके डच आए थे, फिर आपके अंग्रेज़ आए थे, इंग्लिश बोलते हैं जिनको, फिर डेन आए थे और फिर फ्रांसीसी आए थे, फ्रांस से जो आए थे। तो ये क्रम आप याद रखिएगा, पूछ लेते कभी कभी। ठीक है, कि सबसे पहले कौन आया था, पुर्तगाली, और सबसे लास्ट में भी कौन गए थे, पुर्तगाली। ये आपको पता होना चाहिए। पुर्तगाली गोवा के कब्जे में था, उसको भारत ने जीता था। तो वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया? तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि वास्को डी गामा कौन था। वास्को डी गामा एक नाविक था जो मतलब जो यात्राएं होती हैं समुद्री यात्रा, उनके लिए मतलब वो जाता था व्यापार के उद्देश्य से और साथ में समुद्री यात्राएं करता था। तो ये जो था हमारा वास्को डी गामा, ये हमारे पुर्तगाल का निवासी था। अब पुर्तगाल और स्पेन ये आपके थोड़ा सा उस समय इम्पोर्टेंट रहे हैं क्योंकि पुनर्जागरण काल आ चुका है। पुनर्जागरण काल आपने रिनेसा का समय समझा होगा, 1200 से यूरोप में चालू हो गया था वो, और लोग जो पुरानी जो कुरीतियाँ थीं या पुरानी जो बंदिशें थीं उनको तोड़कर लोग निकल रहे थे और नई नई जगह जा रहे थे। तो यूरोपी भी उस चक्कर में नई नई जगह खोज रहे थे अपने लिए कि जाया जाए, देखा जाए। तो आपको पता होगा कि जब सिकंदर यहाँ आया था तो सिकंदर ने भारत के बारे में जब सुना था तो सिकंदर भारत की ओर बढ़ा था जीतने के उद्देश्य से। तो कहीं ना कहीं यूरोप में पहले से ही भारत के बारे में बहुत ही अच्छी छवि थी और भारत को सोने की चिड़िया के रूप में देखा जाता था कि बहुत धनवान कोई क्षेत्र है उधर पे, अगर कोई वहाँ पर जाता है तो उसके लिए बहुत ही मतलब खजाना हाथ में लग जाएगा, इस टाइप की बात यूरोप में चलती थी। तो स्पेन का जो नाविक था जिसको हम कोलंबस बोलते हैं, तो सबसे पहले उसने प्रयास किया था, लेकिन हुआ क्या कि वो निकला खोज करने के लिए भारत की और वो पश्चिम की ओर बढ़ा और उसको मिल गया अमेरिका। वास्को डी गामा ने जब हमारा स्पेन वाला जब जहाज़ निकला कोलंबस का तो पुर्तगालियों को लगा कि नहीं हम तो पीछे रह जाएंगे, तो उन्होंने भी कुछ समय बाद अपने एक जाबाज सिपाही को भेजा। जाबाज जो नाविक था तो उसका नाम था वास्को डी गामा और वो भारत की खोज के लिए निकला। तो भारत में वो दक्षिण अफ्रीका के किनारे किनारे होते हुए आपने देखा होगा दक्षिण अफ्रीका का ऐसा मैप है, फिर भारत का ये है
तो ये किनारे किनारे ऐसे आता है और फिर यहाँ से उसको एक व्यापारी मिल जाते हैं भारत के, वो उसकी मदद करते हैं और केरला में वो उतरता है आकर। तो हमने ये थोड़ा सा पिछले का हमने ओवरव्यू समझा कि यूरोप में क्या स्थिति थी, यूरोप क्यों आगे आ रहा था, भारत पे सबको क्यों कब्जा चाहिए था, क्योंकि भारत बहुत संपन्न था, सबको लगता था कि भारत में जाएं ज़रा देखें क्या है और वहाँ से हमारा भी कुछ लाभ हो सके। तो इसी उद्देश्य के लिए वास्को डी गामा जब आया तो वास्को डी गामा कालीकट पर उतरा। तो पहला आपका सवाल ये बनता है कि वास्को डी गामा कहाँ उतरा, तो कालीकट पर उतरा। पहला सवाल आप ये याद रखिएगा। और वो कब भारत आया, तो 1498 में आया। बहुत एग्जैक्ट अगर कोई आपसे पूछे तो 20 मई 1498 में भारत में पुर्तगाली आए। उसमें सबसे पहला जो आदमी था वास्को डी गामा था। वास्को डी गामा यहाँ से काली मिर्च ले गया था और यूरोप में उसने जाकर बेचा था, तो बहुत उसको लाभ हुआ था। तो फिर बहुत ज़्यादा यूरोप में चर्चा होने लगी कि चलो भारत चलते हैं, भारत बहुत धनाढ्य देश है और वहाँ से हमको भी कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, सवाल को देखते हैं। वास्को डी गामा भारत कब आया, अभी मैंने चर्चा की 1498 में भारत आया। बहुत एग्जैक्ट पूछेंगे तो 20 मई 1498। और ये कहाँ का यात्री था, तो ये यात्री जो था वो आपके पुर्तगाली, ये पुर्तगाल का था, पुर्तगाली। आगे बढ़ते, इसमें जो सवाल दिया है वो उसको ज़रा ध्यान से पढ़ें। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ, तो ये पूछ रहा है प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। भारत में पुर्तगाली आ रहे थे, व्यापार के उद्देश्य से आ रहे थे, लेकिन जो प्रथम वायसराय भारत में बनाकर भेजा गया वो था अल्मीडा। ठीक है, अल्मीडा एक फेमस नाम है। ये 1505 के आसपास भारत में वायसराय के रूप में अधिकृत करके भेजा गया था। और अल्मीडा की एक पॉलिसी थी ब्लू वाटर पॉलिसी। अभी हम उसको आगे समझेंगे ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब क्या होता है। ब्लू वाटर पॉलिसी थी और ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत वो करता क्या था कि ये देखिए आप भारत का नक्शा है, भारत में यहाँ पे समुद्र है, इधर नीचे समुद्र है और इधर भी आप बंगाल की खाड़ी है। तो क्या करता था कि वो इधर पे अपना जहाज़ लगा देता था और यहाँ से कोई भी अगर जहाज़ गुजर रहा है या कोई यूरोपी भारत से संबंध रखना चाहता है या भारत से व्यापार करना चाहता है तो उसको यहाँ पर एक फ़ीस देनी होती थी। और ये जहाज़ जो होता था, अल्मीडा की जो नीति का जहाज़ होता था, तो ये बाकायदा भारत तक उसको लेकर आता था और उसको वापस इस सीमा तक छोड़ने जाता था। तो कुल मिलाकर वो ये उसका उद्देश्य था कि हम अगर यहाँ पे समुद्री सीमा अगर हम कब्जा कर लें, ये समुद्र सीमा पर अगर हम कब्जा कर लें तो कहीं ना कहीं हम भारत पर एक नियंत्रण बना के रखेंगे। ठीक है, तो जैसे आज भी समुद्र की लड़ाई होती है, समुद्र पे कब्जा करने के लिए चीन, आप देख रहे हैं साउथ चाइना सी पे वो कब्जा करना चाहता है, उस क्योंकि उस समुद्र पर अगर वो कब्जा कर लेगा तो व्यापार पे वो कब्जा कर लेगा और आसपास के क्षेत्रों पर उसका दबदबा बना रहेगा। तो आप ये पहले से ही चला आ रहा है। और आपने अगर चोल साम्राज्य के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो चोलों ने बहुत बड़ा अपना समुद्र में, उनके पास सैनिक थे, नौसैनिक थे, तो वो शिलोंग वगैरह मतलब जो श्रीलंका है वर्तमान का, उसको भी जीत लाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, टॉपिक से ज़्यादा भटकेंगे नहीं। इसमें भारत में नीरा जल योजना ब्लू वाटर पॉलिसी या नीति से संबंधित है। तो द अल्मीडा, मैंने अभी आपको चर्चा की द अल्मीडा कौन थे, और ये प्रथम वायसराय थे और इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी भारत पे लागू की थी पुर्तगालियों के लाभ के लिए, ताकि कोई भी यूरोपी आ नहीं पाए। ठीक है, इसका मेन जो उद्देश्य था वो लाभ कमाना था और कहीं ना कहीं जो समुद्र पर था उस पर नियंत्रण स्थापित करना था, ताकि कोई और जो यूरोपी शक्तियाँ आ रही हैं भारत में वो कब्जा ना कर सकें। आगे बढ़ते हैं। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। तो देखिए इसने थोड़ा क्वेश्चन डाल दिया मध्यकाल, आप कंफ्यूज मत होइए, ये 1498 और 1505 की बात चल रही है। अभी तो मुग़ल आए भी नहीं हैं, 1526 के बाद मुग़ल आएंगे। तो मुग़लों के आने के पहले पुर्तगाली यहाँ पर आ चुके थे, उन्होंने व्यापार स्थापित करना चालू कर दिया था। तो मध्यकाल में अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा कर डाल दे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसका आंसर पुर्तगाली है। शब्द जरूर ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। इधर देखते हैं इसमें क्या बोला। इसमें पूछा है, एक तरफ लिखा है समुद्री यात्री और किस देश से आए थे। तो वास्को डी गामा मैंने आपको बताया पुर्तगाल से आए थे और क्रिस्टोफर कोलंबस आपके स्पेन से थे। तो ये दो मैच तो कर गए।
लेकिन अब कैप्टन कुक वो आदमी हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। ठीक है, तो ये कहाँ के थे ये आपको पता होना चाहिए। ये हमारे कैप्टन कुक जो हैं आपके ब्रिटेन के थे और तस्मान जो हैं वो हॉलैंड के थे। अब इनको मैंने यहाँ मैप भी डाला हुआ है, तो मैप से ज़रा इसको समझते हैं। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन के थे, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया खोज की थी, और जो तस्मान थे इन्होंने तस्मानिया की खोज की थी, ऑस्ट्रेलिया के जो साउथ में है। तो ये देखिए, ये छोटा सा है, ये तस्मानिया कहलाता है। यहाँ पर बास स्ट्रेट है जो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करने का कार्य करता है। और इधर पे न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड का ये एक द्वीप दिखाई दे रहा है, एक द्वीप ये दिखाई दे रहा है। इसके बीच में एक छोटी सी रेखा है यहाँ पर, ये जल संधि कहलाती है, इसको कुक स्टेट बोलते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के जो कुक थे, यही कैप्टन कुक, इनके नाम पर इस जो जल संधि का नाम है वो कुक स्टेट रखा गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी आंसर हो जाएगा, ए का सेकंड हो जाएगा, और इसी से हमारा आंसर निकल आता है। तो आप कभी बहुत ज़्यादा मतलब कन्फ्यूजन में मत रहिएगा कि आपको सब पता होना चाहिए। सवाल आ गया है, ये आपको अब याद हो जाना चाहिए, लेकिन आप इस भ्रम में मत जाइएगा कि आपको सब पता हो तभी आप पेपर को हल कर सकते हैं। आपके अगर दो चीज़ें भी आपको आती हैं तो आप हो सकता है आंसर निकाल लें। ठीक है, इसका आंसर बी होगा। आगे बढ़ते हैं, इसको देखिए, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो मैंने अभी आपको बताया कि भारत में प्रथम वायसराय जो पुर्तगाली था वो तो अल्मीडा थे, दा अल्मीडा। ठीक है, दा लगा हुआ है, याद रखिएगा, दा अल्मीडा फेमस नाम है। लेकिन पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो अल्बुकर्क पहले पुर्तगालियों के साथ आता था, व्यापार करता था, बाद में धीरे धीरे इसने अपना पुर्तगालियों पर जो भी पहुंच बनाई और ये भारत का वायसराय बन के आया। वायसराय ये भारत का बन के आया और 1509 में ये भारत में वायसराय बनकर आया पुर्तगालियों की तरफ से। इसकी प्रमुख जो पहुंच थी वो 1510 के आसपास जो थी, इसने गोवा को जीत लिया था। इसने गोवा को जीत लिया था, ये इसकी जो प्रमुख जो उपलब्धि थी वो ये थी, इसने गोवा को जीत लिया था। तो जब इसने गोवा को जीत लिया तो भारत में एक तरीके से इसकी शक्ति बढ़ने लगी पुर्तगालियों की। तो इसने भी अपनी पहुंच पुर्तगालियों में बना ली कि कोई उनके पास वायसराय जो कुछ मतलब पुर्तगालियों की शक्ति को बढ़ा रहा है। तो ये नाम इसका फेमस हो गया। तो वास्तविक संस्थापक कौन था पुर्तगाली शक्ति का, तो इसका आंसर अल्बुकर्क है। ठीक है, बी आंसर इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसको ज़रा देख लें, ये क्या बोलता है। पांडिचेरी वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। तो ये वाक्य जो है बिल्कुल हमारा सही है। ठीक है, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है, ये हमारा बिल्कुल सही वाक्य है। और पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी। तो ये थोड़ा सा डाउटफुल लगता है। कारण क्या है, इसलिए डाउटफुल लगता है क्योंकि फ्रांसीसी आए हैं 1793 के आसपास, जब अंग्रेज आ चुके थे, प्रॉपर यहाँ बस गए थे। तो 1693 के आसपास आए थे। तो जब फ्रांसीसी यहाँ पर आ गए तो उस बीच में किसी यूरोपीय शक्ति ने कब्जा किया होगा या नहीं किया होगा, मान लीजिए ये आपको नहीं आता, आपको पहला बस पता है पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी, अंग्रेज़ों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, तो ये तो सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है, पांडिचेरी पर कब्जा किया था, बाकायदा में पांडिचेरी फ्रांसीसियों को उन्होंने वापस करी थी। पांडिचेरी की संधि आपने पढ़ी होगी, अभी जब युद्ध के बारे में अभी और पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी इसकी एक बार चर्चा करेंगे। तो 3 गलत हो जाएगा, तो 3 देखिए गलत हो जाएगा, केवल 1 सही हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सब पता हो, आप एक अगर कुछ चीज़ें आपको आती तो हो सकता है उससे आपका आंसर निकल आता हो। आयोग भी हमसे ऐसा ही कुछ एक्सपेक्ट करता है कि उसको पता है कि सब जानकारी नहीं हो सकती, लेकिन कुछ उसको इम्पॉर्टेंट फैक्ट पता होनी चाहिए। जैसे पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी, ये आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। इसमें बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। तो ये तो फैक्ट है, इसको सीधा सीधा आप याद कर लीजिए। हुगली नदी का प्रयोग करते थे पुर्तगाली,
बंगाल पे, क्योंकि पुर्तगाली जल्दी से जल्दी चाह रहे थे कि हम अधिक से अधिक सत्ता पर काबिज हो जाएं, इसलिए वो इन्होंने समुद्री लूटपाट जो होती थी उसके लिए हुगली को ही अपना पूरा अड्डा इस्तेमाल किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था, तो वैसे आपको पता हो लेकिन यहाँ से आंसर निकल आएगा। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। चलिए, सही बात है, भारत में राष्ट्रीय भावना होती तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों आती। कारण क्या कि छोटे छोटे राजा थे, आपस में लड़ रहे थे। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था और उसके पास आधुनिक हथियार थे। ये बात भी सही है, उनके पास तोप थी और बंदूक थी और हम लोग अपनी तलवार से ही काम चला रहे थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था। उनके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। ये बात भी सही है। आपने सुना होगा, अंग्रेज केवल मुट्ठी भर थे लेकिन पूरे भारत पर कब्जा किया। क्यों? क्योंकि भारत के लोगों को ही उन्होंने अपनी सेना में रखा। फिर बाद में आपने देखा होगा मंगल पांडे ने कैसे विद्रोह किया कि एक ही मतलब सेना में रहने वाले लोगों को किस तरीके से समान वेतन नहीं मिलता था। फिर मंगल पांडे ने वो चर्बी वाली बात धार्मिक के हिसाब से कही थी। फिर देखिए आप, मतलब भारतीय सैनिक ही मिलेंगे आपको हर जगह, है ना। ये एक बहुत बड़ी हमारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सफलता पाई, तो भारत के लिए बहुत ये दुर्भाग्य का विषय था कि जो भारत के लोग थे वो भारत के विरुद्ध ही जो सेना थी उस पर काम कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए, ये भी आप फैक्ट याद कर लीजिएगा बिल्कुल एग्जैक्ट, कि ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। तो ये लीवेंट कंपनी है, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी 1598 में ये लेटर पाती है, फिर वो 1600 में अपना भारत के लिए निकलती है। 1601 1602 के आसपास भारत पहुंचती है और लीवेंट कंपनी इसको 1593 के आसपास, जो उस समय की हमारी महारानी होती हैं एलिजाबेथ, तो उन्होंने लीवेंट कंपनी को ये ऑफ़र दिया था और उनको अधिकार पत्र दिया था। ये स्थल मार्ग से भारत से व्यापार कर सकती थी। ठीक है ना, और कोई कंपनी इंग्लैंड से और भारत से व्यापार नहीं करेगी, केवल यही कंपनी स्थल मार्ग से व्यापार करेगी। क्योंकि उस समय बहुत अंग्रेज़ लगे हुए थे कि हमें भी कहाँ जाना है भारत में, तो अधिकार के रूप में, अधिकार पत्र के रूप में लीवेंट कंपनी को ऑफ़र मिला स्थल मार्ग से, और उसके 6-7 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला था जल मार्ग से आप व्यापार कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय कौन बादशाह था भारत में? तो आपको मैं बताऊं, एलिजाबेथ ने एक लेटर लिखा था और वो लेटर लिखा था अकबर के नाम। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई यहाँ पर और जब दरबार में पहुँचे जहांगीर के, जब दरबार पर पहुँचे तो उस समय अकबर नहीं थे, जहांगीर उस समय सत्ता पर थे। तो लिखा था लेटर अकबर के नाम और जहांगीर को वो लेटर मिला था, अपने पिताजी का जो लेटर था उनको जहांगीर को मिला था। तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया के गठन के समय, मतलब 1598 की बात हो रही है, तो उस समय अकबर यहाँ के राजा थे, क्योंकि राजा 1605 में ख़त्म हुए अकबर, तब तक यहाँ के राजा थे। आगे चलते हैं। ये आप देखिए, किस मुग़ल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो किस मुग़ल काल में? तो भारत में कारखाना स्थापित जो किया गया वो 1613 में सूरत में स्थापित किया था। ये आप नोट कर लीजिएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1613 में सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। ठीक है, ये स्थायी कारखाना था। स्थायी अस्थायी का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। एक 1611 में मसूलीपट्टनम में भी किया था, पहली फैक्ट्री जिसको बोलते हैं, लेकिन ये अस्थायी था। इसका मतलब ये था कि मतलब ये इंडिया से सामान खरीदते थे और उस जैसे तंबू अम्बू नहीं लगा लेते हम लोग, या एक छोटा सा घर बना लेते हैं स्टोर रूम की तरह, तो ये स्टोर रूम की तरह था इनके। वो सामान खरीद के वहाँ रखते थे और फिर वहाँ से जहाज़ के माध्यम से इंग्लैंड की ओर सामान भेजा जाता था। तो किस राजा के समय में ये स्थापित हुआ था? तो 1611 में अस्थाई और 1613 में स्थाई कंपनी का, मतलब स्थाई कारखाने का स्थापना हुई थी।
और ये हुई थी आपकी सूरत में, और मसूलीपट्टनम में 1611। तो दोनों ही काल जहांगीर के समय के हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइए। जहांगीर के समय सर्वप्रथम कारखाना ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थापित किया था। आगे बढ़ते हैं। 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो ये याद रखिएगा, पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो 1613 में स्थापित की। और कहाँ स्थापित की? सूरत में। तो देखिए, आयोग भी इस बात को मानता है कि पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित हुई और 1613 में स्थापित हुई। तो कन्फ्यूज मत होइएगा मसूलीपट्टनम से। मसूलीपट्टनम में अस्थायी फैक्ट्री स्थापित हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? सूरत में। कब की गई थी? 1613 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। आज इतने ही क्वेश्चन है, क्योंकि आज शुरुआत हुई है। धीरे धीरे हम क्वेश्चंस को बढ़ाएंगे और समझेंगे किस प्रकार से क्वेश्चंस आयोग हमसे पूछता है। तो थैंक यू। और हम आयोग के क्वेश्चन से ही हिस्ट्री में तैयारी को चालू रखेंगे अपने, और इस सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, नमस्कार।